जी नाज़रीन, बहावलपुर में सीआईए पुलिस की मुतासरा एक और ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब गफ्फार इनका नाम है। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से मुतासिर हुई और किस तरह से सीआईए पुलिस की के जुल्म का शिकार हुई। जी तफसील बताइएगा। जी सर, मैं फिर यही रिपीट करूंगी कि मुझे तो अभी तक नहीं पता चला इन लोगों ने मुझे क्यों इसमें यूज किया, क्यों इसमें मुझे ड्रैग करके लेके आए। चले ठीक है, मेरा हो क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ड्रग पेडलर से इंटरव्यू करना या उनसे पूछना कि आप इस मामला में क्यों गए, वो एक नॉर्मल चीज है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ उनके बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूँ। फिर इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा ताल्लुक फिर सीआईए का है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी एफआईआर थी 9 CP, फिर आप भी वही सारा कुछ करते होंगे। वेल खैर, ये एक अलग इशू है। इन्होंने सबसे पहले मेरे कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट किया। ऑफिस नहीं पहुंचे वो, मैंने उनको कॉल की, उनके कॉल से, उनके फोन से उन्होंने मुझे ट्रेस किया। फिर उन्होंने कहा कि इस लड़की का बताएं ये क्या है, कौन है। उसने कहा चैनल है हमारा, वो कोऑर्डिनेटर है मेरी, मैं ठीक है, एज एक है इशूज, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई जरूर पर्सनल ताल्लुक होगा, इसलिए वो तो इतनी तुम्हें कॉल्स कर रही है, इतनी तो तुम्हें पेन ले रही है वो तुम्हारे लिए। उसने कहा उसको तो पता ही नहीं मैं अरेस्ट हुआ हूँ। नहीं नहीं, कमाल करते हो, अगर सोशल एक्टिविस्ट कैसे नहीं पता। और वाकई मुझे नहीं पता था कि वो अरेस्ट हो चुके हैं। मैं इसलिए बार बार कॉल कर रही थी। तब इन्होंने कहा कि नहीं, पर्सनल कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, अगर आपको इतना लगता है तो आप देख लें फिर उसको, लेकिन उसका ना इन मामला से कोई ताल्लुक है, ना वो यूजर है, ना वो पेडलर है, ना वो सेलर है। आप उसको कैसे, नहीं, तुम जरूर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम जरूर कोई तुम्हारा पर्सनल ताल्लुक है, वरना वो तुम्हें क्यों कॉल करी। मैं एक्चुअली कॉल इसलिए कर रही थी कि उस टाइम पे इलेक्शन कैंपेन पीक पे थी, कवरेज के लिए हमें जाना होता था, जो भी था। इन लोगों ने मतलब उसी चीज को कहा, पर्सनल ताल्लुक डिक्लेयर करके कि ठीक है, इन्होंने मुझे ट्रेस करना स्टार्ट किया। जाहिर सी बात है, मैं कभी कहाँ, और कोऑर्डिनेटर अरेस्ट है, बाकी टीम आ नहीं रही, क्योंकि उन्होंने उस टीम को देखना होता। अब सारा काम मुझे देखना पड़ रहा था, ऑफिस की सुपरविजन में सारा कुछ। अब फिर मैंने कहा ठीक है, कभी लोकेशन कहाँ की आ रही थी, कभी कहाँ की। इन्होंने फिर वो ट्रेस करते करते मेरे बिनोई तक पहुंचे। आई डोंट नो, सुहेल कुरैशी का तो नाम सामने आया, लेकिन मुझे लगता है कोई और सोर्स होगा। खैर, ये पहुंचे वहां तक और उन्होंने मेरे बहनोई को अरेस्ट किया। चले ठीक है, मैं एक्यूज थी, मेरा कोऑर्डिनेटर सेलर था, मेरे बहनोई का तो कोई ताल्लुक नहीं था इन सारी चीजों से। इन्होंने अरेस्ट किया, उसको हरास किया, मारा, तशद्दुद किया, और उसको फोर्स करते रहे कि मैं ये मुझे अरेस्ट करवाएं या मेरी खबर दें कहाँ है, या तो फिर कॉल करके मुझे बुलाएं, और मेरा फोन भी होना चाहिए। अगर मैं लैपटॉप यूज करती हूँ तो वो भी होना चाहिए, अगर मैं कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करती हूँ डिजिटल मीडिया के लिए, देन वो भी सारा कुछ होना चाहिए, सारे डाटे के साथ। उनका वो आपको क्यों चाहिए? अब आप लोगों को ठीक है, किसी ने मुखबरी की या कुछ भी किसी ने कहा, पर्सनल ग्रज भी हो सकता है, लोग झूठ भी बोलते हैं पुलिस वालों को, आप प्रोफाइलिंग तो ठीक से करते। पहली नेग्लिजेंसी आपकी, आप उठ के आ गए और उसने कहा कि जी वो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चला रही है, किसी कॉल गर्ल ने, हो सकता है मैंने उसकी कोई खबर लगाई हो या कोई पर्सनल उसको क्लैशेस हो मेरे साथ, आई डोंट नो। उसके कहने पे ये लोग मेरे घर पहुंचे। घर पहुंचने का जो इनका तरीकाकार था वो बिल्कुल ही लिटरली दहशतगर्दों वाला था। ये आपकी बात कर रहा हूँ, कब का वाकया है, कब, किस महीने, किस डेट को ये सिलसिला शुरू हुआ? एग्जैक्ट डेट तो सीरियसली मैं उसको नहीं कोट कर पाऊंगी। मेजर साहब जिन दिनों अरेस्ट हुए थे ना, उसके 3-4 दिन पहले इन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था। फिर जनाब इन्होंने उठा के मुझे चौकी से, घर से चौकी पे लेके आए रात के 2 बजे, बिल्कुल ही अंधेरे में। 35 के करीब एहलकार, 4 एलीट के डाले, लेडी कांस्टेबल सिर्फ 1, और मेरे घर घुस आए। और बिल्कुल ही मतलब, अब हर इंसान नॉर्मली फॉर्मल ड्रेसिंग में नहीं होता, वो कैजुअल में होता है, नाइट सूट में होता है, मैं भी उसी में थी। मुझे उठा के घर से लेके आ गए। फैमिली मेरी पीछे परेशान, वाले साहब मेरे हार्ट पेशेंट है, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, कुछ भी नहीं उन्होंने देखा। उन्होंने कहा बस हमें ये चाहिए तो चाहिए। अब जो पूछता था मेरे लिए, जो कॉल करता था, ये उसको भी अरेस्ट करने निकल जाते थे, और उन्होंने उनको हरास करना शुरू किया कि इसके पीछे मत आओ, क्योंकि ये एक्यूज्ड है और ये बहुत बड़ा कोई सेक्स रैकेट चला रही है। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, मेरे पास ऐसा कौन सा फार्मूला था कि मैं एजेंसियों की नजर से बच गई। ठीक है, मैं पूरे जितने भी हमारे यहाँ थाने, सबकी नजर से बच गई। किसी पैडलर को नहीं पता मेरा, किसी सेलर को मेरा पता नहीं, किसी यूजर्स को मेरा पता नहीं, किसी पार्टी गर्ल को मेरा पता नहीं, कोई मुझे नहीं जानता इस मामले में। लेकिन सीआईए स्टाफ को नजर आ गया। वेल ठीक है, जो भी वो थे अथॉरिटी के नशे में या कोई और वजह थी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आती गई कि ये क्यों सोशल पर्सन्स को, ठीक है, या फिर ये जिसे कह सकते हैं बिजनेसमैन को क्यों टारगेट कर रहे थे। नॉर्मली मेरी सोशल एक्टिविटीज जाहिर सी बातें ज्यादा होती हैं, इंश्योरेंस का, प्रॉपर्टी का, और सोशल एक्टिविस्ट होने की वजह से मेरा ताल्लुक और मेरा जो होता है मूविंग जितनी भी होती है वो सारी बिजनेसमैन और एलीट क्लास में होती है। देन इन्होंने मुझे टारगेट किया कि इजीली, मतलब
बोल्ड भी है, इजी एक्सेस है, हम इसको टारगेट करते हैं और हो जाएगा। फिर जनाब जब इन्होंने कहा कि जी आप ऐसा मवाद कोई हमें दें आपके फोन में, तो लाजमी होगा, क्योंकि लाइक वल्गर टाइप कह सकते हैं, काबिल एतराज कोई वीडियो है आपके पास, जर्नलिस्ट हैं आप, जाहिर सी बात है आपके पास तो होगा, जर्नलिस्ट का काम ही ब्लैकमेलिंग होता है। मैंने कहा होगा, लेकिन मेरा नहीं है। मुझे डीएसपी जमशेद के साथ वैसे जब मैं फौरन मुझे लेके आए थे, जब मेरी उनसे आमना सामना तो हुआ था, वो उन्होंने कहा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, फिर देखते तब तक आप इसकी सर्विस करें। सर्विस का मतलब उनका था कोड वर्ड में कि मतलब टॉर्चर करें और बात मनवाने की कोशिश करें। करते रहे टॉर्चर, वो नमाज पढ़ के तशरीफ लेके आए, था क्या हो सकता है मैं इनको बताऊंगी कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने ये टॉर्चर किया। अब तब तक एक ये टाइम पीरियड हो चुका था कि मैं एक दफा बेहोश हो गई, इन्होंने इतना टॉर्चर किया मुझे। फिर उसके बाद माइग्रेन मेरा पीक पे था, मैंने उन साहब जी को बताया, मैंने कहा ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो कहते चलें ठीक है आप हमारी बात मान लें, आपको हम कर देंगे। मैंने कहा आपकी बात क्या, आपकी डिमांड क्या है? मैं एक्यूज नहीं हूँ किसी भी चीज में, मेरे फोन से आपको कुछ भी नहीं मिला, कोई काबिल एतराज वीडियो नहीं मिली, ठीक है मेरी अपनी सेल्फीज है और वो भी काबिल एतराज नहीं है, तो आप मुझे कैसे मतलब ये कर सकते हैं? कहते बहुत तुम्हें कानून आता है। देन अब्दुल्ला साहब ने जो मतलब उसने मेरे मुंह पे पाँव रख के कहा कि तेरी जुबान ज्यादा चल रही है, अब तेरी जुबान बंद कर दे। अब्दुल्ला क्या कैरेक्टर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली उसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसकी एटीट्यूड से या फिर जो भी था, मुझे तो लग रहा था कि शायद डीएसपी साहब होंगे या फिर डीपीओ साहब होंगे, लेकिन जब जो टाइम पीरियड गुजरता गया देन मुझे पता चला कि आईटी एक्सपर्ट है और कोई प्राइवेट बंदा है। और मैं मतलब ये चीज देख के सोच चुकी थी कि मेरे साथ अब यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, जो हमारे कानून का लेवल ये है, एक प्राइवेट बंदा उसको ऑपरेट कर रहा है और एक प्राइवेट बंदे के कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है, और वो प्राइवेट बंदा भी अपने एक्स्ट्रा बेनिफिट साथ के साथ ही गेन कर रहा था। खैर उसके बाद इन लोगों ने मुझे कहा कि जी तुम्हारे तो इतने इतने राब्ते हैं, और राब्ता होना इज समथिंग एल्स, और फिजिकल रिलेशन होना ये बहुत ही बात की बात होती है। अगर आप लोगों के इतने राब्ते हैं तो आपके भी फिजिकल रिलेशन होंगे हर किसी के साथ, आप सोशल एक्टिविस्ट है, उसका राब्ता एक नॉर्मल चीज है। और हमारी सोसाइटी अगर फिजिकल रिलेशन भी हो तो आप हमारी सोसाइटी में ये चीज चल रही है, छुप के चल रही है, ठीक है एक काबिल एतराज ये चीज है, लेकिन आपके साथ है तो देन ठीक है, किसी और के साथ है तो वो काबिल एतराज है, आप उसको अरेस्ट कर लेंगे इस बेस पे। अच्छा फिर इस बेस पे अरेस्ट भी कर रहे हो तो देन उसको कहते हो कि एक दफा फिर से ये गुनाह करो, हमारी सुपरविजन में ये गुनाह करो, और उसका जो बेनिफिट होगा वो हम लेंगे और उसका जो नुकसान होगा वो तुम्हें देंगे। इस मद में लड़के पे एफआईआर हो रही थी, लड़की को अपने बेनिफिट के लिए और यूज किया जाता है, अगले टारगेट के लिए उसको तैयार किया जाता था, या फिर कह सकते हैं अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए उसको यूज किया था। वेल उसके बाद फिर मैंने फिर मजीद डिले किया, मैंने कोई भी किसी भी किस्म का हीनियस क्राइम कमिट करने से पहले बेहतर है डीपीओ साहब तक पहुंचे, क्योंकि मुझे ये था कि मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करेंगे, इन्होंने नहीं किया। 24 घंटे के दौरान ये मुझे पाबंद थे। फिर उसके बाद जब डीपीओ साहब के पास पहुंचे देन भी वही सारा कुछ, वही कोई चेंज नहीं था, बस एक चेंज हुआ तो ये कि ये पूरा कानून मेरे सामने नंगा हो गया। डीपीओ कौन थे? सैयद अब्बास शाह थे, और मुझे ये था कि वो सैयद हैं तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दूर दूर तक उनका सैयद होने से कोई ताल्लुक भी होगा। मतलब आपका जो होता है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। खैर वो मेरे से इतने डर्टी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे किस लिए इन लोगों ने बुलाया है, मतलब अपनी जहनी तस्कीन के लिए, जिस्मानी तस्कीन के लिए, या फिर इन लोगों ने बाकी मेरे से इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो 9C की एक्यूज्ड वान की लोगों ने उठाया तो वही क्वेश्चन पूछते ना मेरे से, ये कुछ और ही पूछ रहे थे जिनका मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पे मीडिया पे बताना चाहिए। बताएंगे भी सही तो बहुत ही ज्यादा काबिल एतराज था, बताने भी वो यूं समझ लें कि मुल्क भी अपना है, पुलिस भी अपनी है, जुल्म भी अपने साथ, इसीलिए बेहतर है। वेल उसके बाद फिर डीपीओ साहब के वैसे नोटिस में है असद साहब के, तो उनके नोटिस में लाना भी जरूरी था। बाकी जरूरत पड़ी तो जरूर डिस्क्लोज करूंगी मैं ये सारी चीजें। जो जुल्म हुआ है मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है, इन लोगों ने किया, मजीद आने वालों को सेव करना जरूरी है। पहले उसके बाद फिर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते रहे। माइग्रेन जब स्टार्ट हुआ, टैबलेट तब तक मुझे नहीं दी कि जब तक मैं उनकी बात नहीं मान लेती, और फिर बार बार कि जी आपकी जो भांजी है वो मुझे मेरे बच्चों की तरह अजीज है, 1.5 साल की है, कहते कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना ये उसके साथ होगा, तब क्या करोगी। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जी तुम्हारे बाप को उठा के ले आएंगे, जब कॉलर से घसीटते उसको लेके आएंगे ना फिर तुम्हें पता चलेगा। मतलब तुमने पहले हम तुम्हें ढूंढते रहे हैं 3 दिन, तुमने हमें जलील किया, अब फिर तुम 3 दिन हमें और मजीद जलील कर रही हो। तो मैंने कहा आप मुझे इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें, ठीक है मुझे जेल भेज दें। वो ठीक है, वो एक कम से कम ये तो होगा ना कि इनोसेंट है,
बाद में निकल आएंगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ये भी जिसे कह सकते हैं ना कि मेरी एक गलतफहमी या खुशफहमी थी कि मैं निकल जाऊंगी, निकली तो सही, लेकिन मतलब फिर भी वही हाथ पैर काट के भेजा। हीनियस क्राइम तो करा दिया ना मेरे हाथों से इन लोगों ने, फोर्सफुली करा। गिल्ट में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो इन्होंने किया, मैंने नहीं किया। अब्दुल्ला ने मेरा फोन यूज किया, अब्दुल्ला ने सारा कुछ किया। वॉइस नोट जो थे गिनती के 1-2 होंगे जो इन्होंने मेरे से कराए, बाकी वो चैट ही मुसलसल करते रहो। अब चैट पे नहीं पता चलता आगे लड़की है या लड़का है, ठीक है। इन्होंने वही चीज कैश कराई। फिर उसके बाद जनाब जो इन्होंने कराया मैं बता चुकी हूँ। मजीद उसमें मैं यही तशहीर कर सकती हूँ कि उन्होंने साहब जी को बुलवाया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको वहां से अरेस्ट किया और खुद से ही उन्होंने उसके ऊपर जो भी वाइट पैकेट्स वगैरह थे वो उसके ऊपर डाले और उसको कहा कि जी वो मेरे हाथ में पकड़ाए थे कि मैं उनको दूं या उनके हाथ में दूं या उनकी पॉकेट में किसी तरह मैं उस तक पहुंचा दूं। ये फिर वो हारून साहब बड़ी दबंग किस्म की एंट्री करने के बाद आए, उन पे तशद्दुद भी किया, उनको टॉर्चर भी किया। वो कौन? मेजर इजाज शाह को टॉर्चर भी किया, उसको मतलब मेरे ऑफिस डिसाइड किया लोगों ने। मैं जब थक गई थी ना, जब मेरे वालिद साहब की बात आई देन मैं सरेंडर कर दिया। मैंने मेरी भांजी की बात आई, मैंने तब सरेंडर कर दिया। मैंने कहा अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं जो बर्दाश्त करती मेरी ये लिमिट थी। सही। अब फिर उसके बाद उनकी बात मानी। मेजर इजाज शाह जो थे वो आए, तशरीफ लेके आए, उनको इन्होंने अरेस्ट किया, हिरास किया, उठा के सीआई ऑफिस लेके आए। फिर बाद में मुझे कहते कि आप बयान दें। मैंने कहा मैं ये नहीं दे सकती मीडिया पे बयान। मैं क्यों ये मीडिया पे बयान कि मतलब आपका उसके साथ रिलेशन है, आप उसकी गर्लफ्रेंड है और वो आपको मिलने के लिए आया था और सीआईए स्टाफ ने छापा मारा। अच्छा, ये आप वीडियो बयान दे। मैंने कहा मैं ये क्यों बयान? थ्रू उसे बुलवाया गया? हाँ जी, मेरी फोन से उन्होंने बुलवाया था। अब्दुल्ला साहब मैसेज कर रहे थे उनको। ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब मैं इतराफी बयान देती हूँ, देन पल्ले क्या रह गया, मतलब बिल्कुल ही एंड हो गया ना, खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, जब कुछ ऐसा है नहीं, वो इंसान इस तरह के नहीं है, आपने ये सारा कुछ किया, तो मैंने कहा आप खुद ही डील कर ले, मैं ये कोई बयान नहीं दूंगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और कुछ नहीं, तो हम उस पर ना शादी का प्रेशर डालेंगे, निकाह का प्रेशर डालेंगे, तो तुम्हें। मैंने कहा मुझे ऐसे पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसे पैसे चाहिए हो तो मेरे पास और बहुत सारे सोर्सेज हैं ये इस तरह की नेगेटिविटी गेन करने के लिए। मैंने कहा नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, हम खानदानी बंदे हैं। मैंने कहा आज तक खुद से ऐसा नहीं किया, तो आपके कहने पे मैं कैसे कर लूं? उन्होंने कहा करना तो पड़ेगा, अब तक तो किया तो करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ये बयान तो कम से कम नहीं दूंगी, मेरे पे एफआईआर देनी है दे दो, उस पे कहते चलो ठीक है सोचते हैं। फिर उन्होंने डिस्कस किया मुझे मेरा क्या करना है मजीद आगे। उन्होंने 2 दिन मुझे रखा वहां पे। फिर उन्होंने कहा कि जी चले ठीक है, इसको ना क्लीन चिट दे देते हैं क्योंकि मानेगी तो नहीं, और अगर जेल में रही या जेल में हमने भेज दिया तो कोई भी इसे इन्वेस्टिगेट करने का मुंह खोल देगी, बेहतर है इसको निकाल दें। उन्होंने मतलब 4-5 दिन रखने के बाद भी मेरे पे एफआईआर नहीं दी। मैं स्टिल यही उनसे पूछ रही थी कि भाई फिर मुझे इन 4 दिन आप लोगों ने जानबूझ के क्राइम कराने के लिए रखा हुआ था। आप कहते हो कि जी ये यूनिवर्सिटी, ये इसका ऑफिस, ये तो आपकी चौकी क्या बनी हुई थी उस टाइम पे? आप खुद से ही जज बने हुए थे, खुद से ही आप क्राइम कर रहे थे, खुद ही से उसको जस्टिफाई कर रहे थे, खुद ही आपके वांटेड पर्सन से जिनको आपने क्रिमिनल डिक्लेयर किया। मतलब वो उस पूरे 1-2 महीने का जो पीरियड था, जिसका भी मैं सुनती थी, मुझे पता होता था कि मैं इन लोगों ने भी इसके साथ यही कुछ किया। बहुत सी ऐसी पीछे लड़कियां थी जो मेरे सामने भी आई वहां पे, मतलब बहुत सारी तो नहीं थी, सुना तो बहुत सारों का था, 8-10 जो इन्हीं 4-5 दिनों में मेरे नजर से गुजरी। मुख्तलिफ लड़कियां थी, कुछ गाउन में थी, कुछ डरी हुई थी, और किसी के साथ इतना लोगों ने मतलब जुल्म किया। मेहताब कमल ठीक है, उसने बहुत बाहिम्मत लड़की है, उसने ये सारा कुछ किया। अब उसके बारे में भी ये कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो गई कि जी वो पार्टी गर्ल है, उसका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है। भाई पिछला रिकॉर्ड मान लेते उसका ठीक नहीं है, तो क्या अब भी वो ये झूठ बोल रही होगी? सही है। अब भी क्योंकि वो पार्टी गर्ल है इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। मुझे राइट मैंने जब उनसे पूछा कि भाई मुझे मेरे वकील से बात करने दे, मेरा फंडामेंटल राइट है, तो देन कहते हैं अच्छा तुम्हें देते हैं तुम्हारे, फिर उससे वही टॉर्चर और वो सारा कुछ। मतलब इनको क्वेश्चन करने वाले या सवाल करने वाले बंदे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे थे। तो शायद मुझे लगता है यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का भी यही था कि जी लोग पढ़ जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब शऊर बेदार होता है तो सवाल पैदा होता है, जब सवाल पैदा होगा तो यही कुछ ही होगा, इनकी सल्तनत उल्टेगी और इनको ये पसंद नहीं है। और ये जानबूझ के मतलब पहले चाह रहे थे कि मैं सियासी शख्सियात का नाम लूं। आई डोंट नो उनसे क्या बेनिफिट लेना था या मुझे क्या टॉर्चर करना था, नुकसान पहुंचाना था, मैं ये नहीं समझ पाई। बेहतर है ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे वो इन चीजों को देखें, ये उनका काम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सैयद मेजर एजाज शाह वो कौन है और इन्होंने उनको क्यों अरेस्ट करवाया, क्यों उन पे जो है वो
ये सारा डिप्रेस कर रहे थे? मुझे भी नहीं पता था कि ये क्यों कर रहे हैं और वो बंदा इनको क्यों चाहिए और हर हाल में इनको क्यों चाहिए कि उन्होंने 150 बंदा क्विट करवा दिया और उन्होंने कहा कि चलो एक ही दे दो हमें ये। वो क्यों इनको इतना वांटेड था? ठीक है, अगर वो किसी चीज में एक्यूज था तो उसके वारंट निकलवाते, जाके उसको अरेस्ट कर लेते। अब यूनिवर्सिटी का अपना भी तो लॉ फॉर्म होगा ना, उसका वहां पे इंक्वायरी करवा लेते। आपको ही क्यों चाहिए था और वो ही क्यों चाहिए था आपको? मुझे ये स्टिल अभी तक भी नहीं समझ आई। मेरे ख्याल में ये हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे वो पूछ लेंगे इनसे कि वो आपको क्यों चाहिए था, एट एनी कॉस्ट क्यों चाहिए था। फिर उसके बाद जो आपने एक हवा क्रिएट किया अपने गुनाह को छुपाने के लिए कि इन पे, और यूनिवर्सिटी भले बदनाम होती हो जाए, कोई इशू नहीं है। मुझे अभी तक सीरियसली नहीं समझ आया ये हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर खुद मेजर साहब इसको जस्टिफाई करेंगे। अब आपकी आला हुकाम से, आईजी पंजाब से क्या डिमांड है, क्या चाहती हैं? अब यही कि फैसला मेरिट पे होना चाहिए और जो हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब यूनिवर्सिटी ठीक है, एडमिशन वो चल रही है, एक जो इदारा होता है उसकी साख होती तो है खराब, लेकिन इस लेवल की नहीं होती कि वो बिल्कुल बंद हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ा लॉस हुआ है ना, वो लड़कियों का ये हुआ है कि आप कोई लड़की चीख चीख के मर जाएगी ना कि मुझे हरास किया जा रहा है, कोई यकीन नहीं करेगा। वो कहेंगे ड्रामा है, जैसे पहले ड्रामा था और वो सारा कुछ था। और अगर कोई यहाँ से पास आउट होके जाती है उसको डिग्री तो मिलेगी, करेक्टर की डिग्री उसको कौन देगा? उसको वो कैसे जस्टिफाई कर सकेगी कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करके आई हूँ, मैं खानदान का नाम डुबो के नहीं आई। मैं खुद इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने कोई ऐसे हीनियस क्राइम नहीं किया। मेरे पे जो एलिगेशन थे मैं आज भी उसके लिए फाइट कर रही हूँ। और ये इस लेवल का मुझे नहीं पता ये मास्टरमाइंड कौन था, और वो इस सारे मामलात में किसी बड़े घर से अप्रूवल की बात करते होते कि बड़े घर से अप्रूवल ले लेते हैं। अब बड़े घर से मुझे नहीं पता बड़ा घर कौन था। मैंने जब अपने कोऑर्डिनेटर को पूछा था ना कि आपने उसको क्यों अरेस्ट किया, किस चीज में अरेस्ट किया, अगर वो 9C में है तो उसकी FIR किधर है? 24 घंटे में FIR होती है, हर हाल में होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वो पहले FIR होती है 9C की। तो मैंने कहा, कहते उसने बड़े घर पंगा लिया था। तो मैं उस टाइम भी पूछा कि आखिर ये बड़ा घर कौन है, मुझे नहीं समझ आई। ये फिर खुद ही बताएंगे बड़ा घर कौन। थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप समझती हैं कि वाकई यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होता है, इस तरह का कल्चर है, या यूनिवर्सिटीज़ को ओवरऑल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान में जो तालीमी मयार है या तालीम की हासिल करने की रेशो है वो पहले ही बहुत कम है, तो ये कोई साजिश लग रही है मुल्क के खिलाफ? देखें, इसमें कुछ भी कहना मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कह भी सकती हूँ, या फिर ये हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे वो इस चीज को देखेंगे और जो भी जिस पूछेंगे। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल आपको बताऊं तो मेरा ख्याल है ये साजिश है। अब हमारी एजेंसीज भी हैं, वो भी एक्टिव होती हैं, हमारे बहुत सारे वहाँ पे। अब पूरी यूनिवर्सिटी में अगर 100 के करीब हैं प्रोफेसर, तो 100 के 100 तो करप्ट नहीं ना हो सकते, उनमें से कोई एक तो होगा ना। और जो वहाँ के मीडिया स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये चीज टॉलरेट नहीं करते। सारे स्टूडेंट्स, अब प्रोफेसर 100 है, स्टूडेंट तो करोड़ों होंगे ना, वहाँ पे हजारों होंगे, तो सब के सब एक ही सिमत में कैसे चल रहे हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी में ये सारा कुछ हो रहा होता तो जरूर सोशल मीडिया पे आता या कहीं पे भी आता, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो जरूर यूज करते हैं। अब वुमेन्स की जितनी भी वो NGOs काम कर रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, एक्टिव हैं, वो कहीं पे तो कुछ होता ना, कहीं पे क्यों नहीं था? और अगर कुछ था भी सही तो देन उनका पर्सनल जाती कॉल पे था। अगर किसी ने ऑफिसर्स वगैरह के साथ ताल्लुक रखा हुआ था वो उसका पर्सनल था। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी मिलके यही काम करा रही है। और इसमें से कुछ नेगेटिव रोल जो प्ले किया हमारे कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें नेगेटिव रोल प्ले किया। मतलब उनको पहले तहकीक तो एटलीस्ट करनी चाहिए थी ना। सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी तो ये की थी, फिर वो इस चीज को जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाए कि वो वीडियोस किस चीज की थी, क्यों थी, किसकी थी। वो तो इस चीज को भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। CIA पुलिस के खिलाफ आपको जुल्म का, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हैरेस किया गया, इस हवाले से आपने कहीं पे कंप्लेंट की, कहीं पे दरख्वास्त गुजारी किसी महकमे को, IG पंजाब को, RPO को, किसको? देखें, एक जो मैं ना मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसके लिए मुझे पहले तो अपने लिए खुद को एम्पावर करना था, स्टैंड लेना था, फिर ये समझना था कि आखिर क्या। क्योंकि मैं जिस तरह बता चुकी हूँ, एक कांस्टेबल से लेकर DPO लेवल तक सारे एक ही लिस्ट में खड़े हुए थे, सारे ही वही थे। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करती? मेरे पेरेंट्स ने जो अपने ऑन पे जाके उन्होंने मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी थी, उन्हीं के किसी टाउट ने वो एप्लीकेशन आगे प्रोसीड ही नहीं गई, वो वहां तक पहुंची नहीं मजिस्ट्रेट तक।
उसके बाद फिर अब जाहिर सी बात है डिसअपॉइंट होने के अलावा और कोई नहीं था। और मुझे जो इन्होंने फोन दिया था, उन्होंने कहा था आपने ये फोन यूज करना है इमरजेंसी की सूरत में ना, अगर हो सकता है वो मेजर से आपको थ्रेट हो। हमने उन्होंने कमिट किया था कि उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर किया हुआ। फोन मेरे पास ही है, मैं डीपीओ साहब को जरूर प्रोवाइड करूंगी, वो देखे इस पे ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या हिसाब किताब है इसका। तो उन्होंने मुझे 2 महीने कम से कम घर से निकलने नहीं दिया था कि आपने घर से निकलना नहीं, क्योंकि मामला हाइप पकड़ता जा रहा था और बहुत ही ज्यादा। और ये बार बार, अब मैं सीरियस बताऊं, मैं खुद भी डर गई थी कि आखिर मैं और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करूं। हर जगह से तो डिसअपॉइंट हो चुकी थी। फिर एक थोड़ी सी होप क्रिएट हुई कि जब ये डीपीओ साहब चेंज हुए तो मुझे था कि ये जाएंगे तो नेक्स्ट को देखेंगे वो क्या। फिर मेहताब कंवल ने हिम्मत पकड़ी और सीरियसली मैं उसी लड़की को देख के मोटिवेट हुई हूँ कि अगर वो आ सकती है तो देन व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं। और मैं बाकियों को भी ये मैसेज दूंगी कि आप आए, सामने आए, हो जाता होता है ये सारा। अगर चुप रहेंगी ना देन आप जुल्म करेंगी आने वालों के साथ भी। और मैं, मुझे अपने अबावतदाद से भी यही शिकायत है कि अगर वो थोड़ी सी फाइट कर लेते ना तो आज हमें ये फाइट कम करनी पड़ती।